नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि खासकर आर के लिए यूपीपीएससी आर के लिए हम लोगों ने जो अभ्यास सीरीज 2.2 चलाया था, जिस पे हम लोग रिवीजन भी कर रहे हैं और पूरा थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं एक बार, ठीक है। तो जिसमें आज हम लोगों की क्लास है साइंस की, और साइंस में भी हम लोग फिजिक्स पहले ख़त्म कर रहे हैं और फिजिक्स में भी क्लास नंबर है तीसरी, ठीक है। मैंने जैसे बताया था आपको कि 10 से 12 क्लास में पूरा फिजिक्स समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो फिजिक्स की तीसरे नंबर की आज क्लास है। अब पूरा हम लोग सिलेबस कवर करेंगे। कोई भी अगर क्वेरी रहती है तो कमेंट पे आप बता सकते हो, ठीक है। अभी क्या चल रहा है? अभी मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो रहा है, साइंस, और उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है ना। इंडियन ज्योग्राफी ये 3 पार्ट पहले कवर होंगे, फिर उसके बाद आगे होंगे, ठीक है। जो 40,000 MCQ सीरीज है वो भी विभोर सर ने शुरू कर दिया है, तो वो भी आप देखते रहना, शाम को क्लास होती है उसकी, एक एंशिएंट हिस्ट्री और पॉलिटी की, ठीक। और थ्योरी यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। तो साइंस में तीसरी क्लास है। मैं ये कहूँगा कि अगर आप नए हो तो दूसरी क्लास पढ़ के आना, क्योंकि दूसरे के बाद तीसरी जो है यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, दूसरे पर जहाँ ख़त्म किया था, ठीक। चलिए, तो दूसरी क्लास में जो हम लोगों ने समाप्त किया था वो था ऊर्जा। तो ऊर्जा को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया है। क्या चीज़ें होती हैं, ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है, परिवर्तन कैसे होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी देख लिया, ठीक है। आज हम लोग उसी के आगे चलेंगे, और ये पूरा थ्योरी है तो इस पर ऐसा मत समझना कोई अलग चैप्टर है, ठीक है। अपने अनुसार मैं आपको बेसिक जो कंसेप्ट है जो यूपीपीएससी आयोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। अपने को साइंस में बहुत ज़्यादा ज्ञाता नहीं बनना, कोई अपने को आईआईटी के एग्जाम्स नहीं देने हैं, ठीक। तो साइंस में अपने को जो है सामान्य विज्ञान पढ़ना है, जनरल साइंस पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग शुरू कर रहेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से, ससंजक और असंजक बल। ससंजक बल, असंजक बल, ये क्या होते हैं? क्योंकि जब ये कवर करेंगे तो इसी के आगे कई सारे कंसेप्ट आएंगे अभी, ठीक है। समझिए, ससंजक बल, असंजक बल क्या है। कई लोगों को हो सकता है पता है, कई लोगों को ना पता हो। ससंजक बल का मतलब है एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। मतलब पहले मैं लिखता हूं फिर बताऊंगा क्या। एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य, एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाला, अब इंपॉर्टेंट है क्या लगने वाला, कौन सा बल? आकर्षण बल। आकर्षण बल क्या है? ससंजक बल है। असंजक बल की बात करें तो जब ये एक ही प्रकार के हैं तो यहां पे क्या है? अलग अलग प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। अलग अलग प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। कौन सा बल? आकर्षण बल। अब समझिए इंपॉर्टेंट, ठीक। मैंने कहा कि यहां पर कोई आप पानी की बूंद गिरा दो, पानी मान लो यहां पर गिरा हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। दूसरी जगह यहां पर भी पानी गिरा हुआ है। जब इसको नजदीक लाओगे पानी को किसी भी तरीके से, जब इसको नजदीक लाओगे तो ये पानी एकदम मिल जाएगा और इस एरिया में फैल जाएगा। तो यहां पे क्या था? पानी था। मतलब एक ही प्रकार के अणु हैं, यहां भी पानी है, यहां ऐसा तो है नहीं अलग अलग है, दोनों तरफ पानी है, और दोनों जब मिल गए तो एक ही बन गया। अब इनको अलग तो कर नहीं सकते कि कहां पे कितना एरिया था। मेरी बात समझे कि आप पानी की 2 बूंदों को अगर आप जोड़ दोगे तो उनको आप अलग उतने ही भाग में नहीं कर पाओगे जैसे पहले थे, ठीक है। हो सकता है अलग यहां से कर दो, हो सकता है अलग यहां से कर दो, तो एक ही प्रकार के इनको आप बता नहीं पा रहे हो, ठीक। तो ये क्या है? यही है आपके ससंजक बल। इन्हीं के मध्य लगने वाला क्या बल होता है? ससंजक बल। ये पानी वाला एग्जांपल याद रखना है, भी आगे इसी काम आएगा। ससंजक बल क्या है? असंजक बल क्या है? असंजक बल है अलग अलग प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। मतलब एग्जाम्पल, मतलब मान लो व्हाइट बोर्ड है, आप जब कोई ऑफलाइन क्लास लो तो व्हाइट बोर्ड होता है, पहले चौक और ब्लैक बोर्ड चलता था, लेकिन अब क्या है? व्हाइट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड पे मार्कर होता है,
मार्कर से तो लिखेंगे। तो मार्कर से अगर मैं कुछ भी लिखूं तो क्या व्हाइट बोर्ड पे बिल्कुल चिपक जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल चिपक जाएगा। अब बिल्कुल लिखा हुआ अच्छे से हमें मिलेगा। ठीक है, हम कुछ भी व्हाइट बोर्ड पे लिख सकते हैं मार्कर से। अब मार्कर ये एक अलग प्रकार है और ये व्हाइट बोर्ड अलग प्रकार है। तो दो अलग अलग अणुओं के मध्य ये जो बल लगा है, मतलब ये जो मार्कर की इंक है ये व्हाइट बोर्ड पर चिपक गई है, इनके मध्य जो आकर्षण बल लगा है यही क्या है? ससंजक बल है, सॉरी असंजक बल है। ठीक है, असंजक बल याद रखना है, क्या है? असंजक बल। और ससंजक बल क्या है? एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। समझ गए? बेसिक कंसेप्ट है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि असंजक बल और ससंजक बल क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे एक मैं पॉइंट लिखूं कि अगर मान लो कोई भी द्रव है, कोई भी द्रव है, कोई भी लिक्विड है, बर्तन की ऐसा लिखा है कि बर्तन की दीवार को गीला करता है कि नहीं करता? नहीं करता। मतलब कोई भी द्रव है, कोई भी लिक्विड है, किसी गिलास में भरा हुआ है या किसी पात्र में भरा हुआ है, किसी बर्तन में भरा हुआ है, तो उसकी दीवार को गीला करेगा कि नहीं करेगा, ये किस पर निर्भर करता है? ये पूरा का पूरा निर्भर करता है ससंजक और असंजक बल पर। किस पर? ससंजक और असंजक बल पर। असंजक बल पर, बल पर। ठीक है, आप एक गिलास में पानी भर दो तो हल्का सा गीला होगा। जो बॉडी होगी, मान लो जैसे ये गिलास है, इस पे आपने पानी भर दिया तो ये बॉडी जो होगी गीली होगी, लेकिन बहुत हल्का सा, कम कम। आप पारा भर दो, पारा भर दोगे तो ये बॉडी बिल्कुल भी टच ही नहीं होगी, पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे कुछ भरा भी था। ठीक है, आप ऑयल भर दो, ऑयल, तो ये पूरी जो दीवार है गिलास की या पात्र की वो पूरी ऑयली हो जाएगी। ठीक है, तो ये सभी किस पर निर्भर करते हैं? ससंजक और असंजक बल पे। ठीक, आप समझना है। प्रश्न कैसे आते हैं? प्रश्न यहाँ पर सीधे से स्टेटमेंट वाले आते हैं कि ससंजक बल क्या होता है, तो एक ही प्रकार के अणुओं को मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या है? ससंजक बल है। अलग अलग प्रकार के अणुओं को मध्य लगने वाला बल क्या है? असंजक बल है। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट है यहीं पर कि जो ससंजक बल होता है, ससंजक बल क्या? एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाला ससंजक बल, जिसका मैंने पानी वाला एग्जाम्पल दिया था जी। ससंजक बल के कारण ही किसी द्रव में पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है? पृष्ठ तनाव। मतलब पृष्ठ तनाव कैसे उत्पन्न हो रहा है? किसी भी द्रव में पृष्ठ तनाव उत्पन्न हो रहा है, किस कारण से? तो ससंजक बल के कारण से। ठीक है, आपसे यही बार बार आता है क्वेश्चन कि ये बताओ पृष्ठ तनाव, निम्नलिखित में से पृष्ठ तनाव के लिए कौन सा बल उपयोगी है? ससंजक बल, असंजक बल, दो कोई और बल दे देगा तो कौन सा बल है? ससंजक बल। ठीक है, या ऐसे देगा पृष्ठ तनाव के लिए कौन सा बल उपयोगी है? ससंजक बल, असंजक बल, या ससंजक असंजक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना केवल और केवल ससंजक बल। ठीक, तो इस प्रकार से प्रश्न आएंगे, बहुत ही ईजी रहेंगे, थोड़ा सा उनको बस समझना है अच्छे से। ठीक है, समझ गए? अब अपने को देखना है कि ये जो पृष्ठ तनाव आ गया है मामले में, चैप्टर में, यह पृष्ठ तनाव है क्या? ये पृष्ठ तनाव क्या चीज है? पृष्ठ तनाव को इंग्लिश में अगर बोले तो पृष्ठ मतलब सरफेस और तनाव मतलब टेंशन, सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन क्या है? मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है, शांति से। मान लो पानी है, पानी का एग्जांपल लेंगे। पानी है, अब आपने जमीन पर फैला दिया तो ये पानी क्या करता है, और ये एक दूसरी बूंद मान लो फैला दी पास में ही, ये पानी अब जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा? क्योंकि हम जोड़ेंगे जबरदस्ती, चाहे इसको इधर घसीटें चाहे इसको इधर घसीटें। तो ये क्या होगा? ये भी पानी, ये भी पानी, एक ही प्रकार के अणु हैं। तो एक ही प्रकार के अणु के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कौन सा है? ससंजक बल, ससंजक बल। तो ससंजक बल लगा, जब ये ससंजक बल लगा तो ये पानी क्या हुआ? बड़ा हो गया, बड़ी बूंद हो गई। अब ये क्या कर रहा है कि अपनी ओर खींच रहा है एक दूसरे को, इस प्रकार से अपनी ओर खींच रहा है। समझ रहे हो? मतलब एकदम क्षेत्रफल कम करने का प्रयास कर रहा है। एक एग्जांपल और लो, ऐसे समझ में नहीं आएगा।
ये गिलास है, ये गिलास है, ठीक है। अब इसमें पानी भरा हुआ है, पूरा फुल पानी भरा हुआ है। अब आपने एक वीडियो देखा होगा या ऐसे आपने पढ़ा होगा कि इस पर अगर छोटी सी पिन डालो, ये जो पिन होती है, इस पर आप जब लगातार पिन डालोगे ना, इस पर जब आप लगातार पिन डालोगे तो ये पानी जो है ऐसे होता रहेगा, इस प्रकार से। ये बाहर नहीं गिरेगा, लेकिन ये ऊपर लेयर बन जाएगी। होना चाहिए इतना, फुल इतना भरा होना चाहिए, इसी के बराबर है, लेकिन ये इतना ऊपर तक चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पानी क्या कर रहा है, एक दूसरे को ऐसे जोड़ रहा है। क्यों जोड़ रहा है? क्योंकि ससंजक बल लग रहा है। ससंजक बल क्या होता है कि एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, तो एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है और ये बिल्कुल जोड़े जा रहा है कि बाहर नहीं गिरेंगे, एकदम जोड़ रहा है अपने को। अब जोड़ रहा है तो ऊपर की लेयर उठ रही है, ठीक है। ये किस वजह से हो रहा है? यही है, इसी वजह से हो रहा है, पृष्ठ तनाव की वजह से। मतलब ये ऊपर का सरफेस है, जो ऊपर का सरफेस है, इस पर क्या हो रहा है? टेंशन उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है? टेंशन उत्पन्न हो रहा है। बस इसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। मुझे बस समझ गए? बस। तो अब इसी को अगर लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, इसको भी देख लें। इसको आप घर में भी कर सके देख सकते हो, ठीक है। चलिए इसको लिखेंगे कैसे, ये थोड़ा देख लें। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि पृष्ठ तनाव द्रवों का गुण है, द्रवों का गुण है, ठीक है ना। जो भी लिक्विड होगा उसी में होगा, ऐसा मत समझ लेना कि लोहे चांदी में ये सब होने लगे। गुण है जिसका कारण, इंपॉर्टेंट, जिसका कारण ससंजक बल है, ससंजक बल है, ठीक है। द्रव उनके अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल या ससंजक बल, आकर्षण बल या ससंजक बल जो भी आ जाए, आकर्षण बल के कारण जो द्रव है अपने क्षेत्रफल को, अपने क्षेत्रफल को कम रखने का प्रयास करता है, कम रखने का प्रयास करता है, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि हम बाहर नहीं फैलेंगे, ये जल कह रहे हैं हम बाहर नहीं फैलेंगे, हम एकदम कम ही रखेंगे, एकदम जोड़ते रहेंगे, ठीक है। तो कम रखने का प्रयास करता है, इसी वजह से, इसी कारण पृष्ठ पर तनाव उत्पन्न होता है, इसी कारण पृष्ठ पर तनाव उत्पन्न होता है। और जब तनाव उत्पन्न होगा तो इसी को क्या कहेंगे? पृष्ठ तनाव। क्या कहेंगे? पृष्ठ तनाव, ठीक है। समझ गए? बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट से आपसे 2 से 3 प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं, ठीक। अब पृष्ठ तनाव किस पर निर्भर करेगा ये भी देख ले। याद रखना, अगर कोई द्रव है, समझना, अगर कोई द्रव है, कोई लिक्विड है, अगर इसको हम, इस पर ताप बढ़ाएंगे, समझिएगा, इसका अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? पृष्ठ तनाव घटेगा। घटेगा मतलब द्रवों का ताप बढ़ाने पर या किसी भी लिक्विड का ताप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव घटेगा। पृष्ठ तनाव क्या है कि एकदम अपने को न्यूनतम करने का प्रयास करता है, कोई भी द्रव जोड़ने का प्रयास करता है, फैलने नहीं देता, ठीक है। यही है पृष्ठ तनाव। अब पृष्ठ तनाव घट रहा है, इसका मतलब ये फैल रहा है। अब ये फैल रहा है, कोई भी द्रव है वो कह रहा है अब हम न्यूनतम क्षेत्रफल नहीं रखेंगे, अब हम फैलेंगे, ठीक है। कब फैलेंगे? जब द्रव हमारा ताप बढ़ा दोगे, टेम्परेचर बढ़ा दोगे। अब समझो एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल काफी अच्छा सुना होगा आपने कि आपको गर्म सूप अगर आप पियो तो आपको ज्यादा बेहतर लगता है। गर्म सूप जब आप पियोगे ज्यादा बेहतर लगेगा, ठंडा बेहतर नहीं लगेगा। समझ रहे हो? ठंडा बेहतर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जब आप गर्म सूप पियोगे तो क्या होगा कि वो गर्म सूप से क्या होगा? पृष्ठ तनाव घटेगा और वो फैलने का प्रयास करेगा, तो आपके पूरे मुंह में फैल जाएगा।
मुंह में फैलेगा जिससे स्वाद बढ़ेगा। मुंह में फैलेगा तो क्या होगा, स्वाद बढ़ेगा। इसी वजह से आपको गर्म सूप ज़्यादा पसंद आता है, किसी भी इंसान को गर्म सूप ज़्यादा पसंद आता है। ठीक है, तो यही उसका एक कारण है। ठंडी चीज या ठंडा गर्म, अब ये बस समझ लेना, आइसक्रीम का यहाँ पे उदाहरण ले लो, ठीक है ना, ये आइसक्रीम वगैरह नहीं है इसमें। कोई भी गर्म सूप है या आप कोई भी ऐसी चीज़ खा रहे हो, आप दाल पी रहे हो, तो आपको गर्म चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है वो सब। क्यों? क्योंकि जब पूरे मुंह में फैलेगी तो स्वाद बढ़ेगा। पूरे मुंह में कब फैलेगी, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव उसका घट जाएगा, जब घट जाएगा तो मुंह में फैल जाएगा। ठीक, समझ गए? अच्छी चीज। तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अभी एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे अलग से, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं ज़्यादातर एग्जाम्पल्स ही बनते हैं, ठीक। तो ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम किसी भी द्रव में अशुद्धि मिलाएंगे, अशुद्धि मिलाने पर, अशुद्धि मिलाने पर क्या होगा, पृष्ठ तनाव घटेगा। क्या होगा, इसमें भी पृष्ठ तनाव घटेगा। कैसे भाई? मान लो हमने लिया पानी, उस पर हमको कपड़े धुलने हैं तो हमने मिला दिया डिटर्जेंट पाउडर, तो एक प्रकार की अशुद्धि है। जब मिलाया तो क्या हो गया, पृष्ठ तनाव, जो सरफेस टेंशन है वो घट गया। सरफेस टेंशन घट गया, इसका मतलब है पृष्ठ तनाव घट गया, इसका मतलब है कि पानी अब फैलेगा। पानी फैलेगा तो कपड़े के कोने कोने पर जाएगा, कपड़े के कोने कोने पर जाकर गंदगी को साफ करेगा। अगर डिटर्जेंट ना मिलाते और नॉर्मल पानी होता तो पृष्ठ तनाव होता, एक दूसरे को जोड़े रखता, आकर्षण बल उत्पन्न होता, ससंजक बल उत्पन्न होता, तो ये पानी हर जगह कपड़ों में एंटर नहीं होता, जिससे कपड़े क्या होते, गंदे ही रहते। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा उदाहरण है। तो मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे क्या करना है। कोई भी अशुद्धि मिलाने पर, जैसे पानी में आपने वो जो पोछा लगता है ना घर में, तो फिनाइल मिला देते हैं। पानी में क्या मिला देते हैं, फिनाइल मिला देते हैं। क्यों? इस वजह से जब इसका पोछा लगाएंगे तो पृष्ठ तनाव घटेगा, पृष्ठ तनाव घटेगा तो पानी क्या होगा, इधर उधर फैल जाएगा, मतलब एक सरफेस टेंशन नहीं बनाएगा, पृष्ठ तनाव नहीं बनाएगा, आकर्षण बल नहीं होगा, जिससे जिससे मच्छर के लार्वा जो होते हैं ना उस पर इकट्ठा नहीं होंगे, और ये पानी फैल जाएगा तो इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। अब मान लो आकर्षण बल होता तो इकट्ठा हो जाते। इसी वजह से पानी में भी फिनाइल मिला के पोछा लगाया जाता है घरों में। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, बेसिक कंसेप्ट है, इसे बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलो अब जो क्वेश्चन आते हैं उनको देख लें एक बार, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल से ही आएंगे। तो पृष्ठ तनाव के एग्जाम्पल हेडिंग डाल के इनको लिख लेना। वर्षा की बूंद का गोल होना। अब वर्षा की बूंद ऊपर से आ रही है, वर्षा की बूंद ऊपर से गिर रही है, तो ये गोल होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि इसमें आप आसमान से ही डिटर्जेंट मिला दिए हो तो फैल जाएगी, है ना। इसको आप आसमान में ही गर्म कर दिए हो तो फैल जाएगी। भाई ये ठंडी बूंद है, ये एकदम से टेंशन अपना इस प्रकार से ये बूंद है मान लो, तो ये अपने को ही जोड़े रखने का प्रयास करेगी कि आकर्षण बल उत्पन्न होगा या ससंजक बल उत्पन्न होगा, तो यही जमीन में गिरेगी। ठीक है, तो इस वजह से वर्षा की जो बूंद होती है वो भी गोल होती है। क्यों? पृष्ठ तनाव की वजह से। ठीक है, दूसरा हम ले लें, मोम, मोम लगी सुई, मोम लगी सुई का पानी में तैरना। जो मोम लगी हुई सुई है वो पानी पे तैरती रहती है। क्यों? पानी में पृष्ठ तनाव होता है, तो वो मोम लगी हुई सुई अंदर जा ही नहीं पाती, लेयर बन जाती है एक। तीसरा देखेंगे, गर्म सूप ठंडे सूप की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट लगना। तालाब में, तालाब या पोखरों में के जल के ऊपर धूल, अन्य पदार्थों का जमना, जमना। आप देखिए होगे जो गांव में तालाब है या कहीं भी आप तालाब चले जाओ,
तो उसके ऊपर धूल जमी रहती है, कूड़ा करकट तैरता रहता है। क्यों? अंदर जा ही नहीं पाता, पृष्ठ तनाव है। आगे देखें, पांचवा, चौथा है ये, पांचवा। गंदे कपड़े साफ करने के लिए डिटर्जेंट मिलाना। क्यों? पृष्ठ तनाव घट जाए। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक लास्ट, जल में मिट्टी तेल या केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल डालने से भी पृष्ठ तनाव बढ़ता है। बढ़ता है कि घटता है? घटता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके? पृष्ठ तनाव के। तो पृष्ठ तनाव का बेसिक कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि है क्या, इसमें कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब अगला पॉइंट या अगले कंसेप्ट की बात करें। अगला कंसेप्ट है हमारा केशिकत्व। केशिकत्व, कैपिलरी मोशन इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कैपिलरी मोशन। ठीक है, अब इसमें अपने बेसिक पॉइंट्स क्लियर करते हैं। क्या है? सिंपल सा है केशिकत्व कि किसी पतली केश नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे आना, यही केशिकत्व कहलाता है। मतलब मान लो कोई पतली केश नली है, इस पे क्या हो रहा है, कोई भी द्रव, कोई भी लिक्विड है, ये ऊपर चढ़ रहा है, नीचे उतर रहा है। कोई पाइप है, पाइप समझो, ठीक है ना, केश नली क्या पाइप समझो, पाइप में पानी ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। ये किस पर निर्भर करता है? केशिकत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, तो पहले थोड़ा बहुत लिखते हैं, फिर देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट। किसी पतली केश नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे आना केशिकत्व कहलाता है। केशिकत्व कहलाता है। क्लियर है? तो अब ये कोई भी द्रव है, कैसे पता लगेगा कि ये किसी पतली केश नली में ऊपर चढ़ेगा कि नीचे उतरेगा? तो ये पूरा का पूरा निर्भर करेगा कि जो केश नली है ना, उसकी त्रिज्या कितनी है, आर, और असंजक बल कितना है, असंजक बल। समझिएगा ये किस पर निर्भर करेगा? निर्भर किस पे करेगा? तो ये निर्भर करेगा आर मतलब त्रिज्या पे, और असंजक बल पे। अभी हम लोगों ने क्या देखा था? अभी हम लोगों ने देखा था पृष्ठ तनाव। अब पृष्ठ तनाव पूरा का पूरा किस पर निर्भर कर रहा था? ससंजक बल। लेकिन केशिकत्व किस पर निर्भर करेगा? असंजक बल। ठीक है, तो यहाँ ससंजक असंजक कहाँ यूज हो रहा है, किस पे यूज हो रहा है, किस कंसेप्ट में यूज हो रहा है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक, कैसे समझो। अगर मान लो कोई अगर केस नली है, केस नली, इसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कम है, तभी द्रव अधिक चढ़ेगा। अधिक चढ़ेगा। ठीक है, त्रिज्या कम का मतलब है कि वो पाइप पतला होना चाहिए। भाई आप खुद ही समझो, आप मान लो फ्रूटी पीते हो तो पाइप क्या होता है? एकदम पतला, पतली पाइप होती है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं उसमें इतना बड़ा पाइप ले आएंगे सीवर लाइन वाला, तो वो यूज ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, केशनरी जितनी पतली होगी उतना द्रव अच्छा चढ़ेगा। ठीक, दूसरी चीज असंजक बल अधिक होगा। जब केश नली का या केश नली और द्रव का असंजक बल, असंजक बल क्या होता है? दो प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। ठीक है, तो जब असंजक बल अधिक होगा, अधिक होगा, तब भी द्रव अधिक चढ़ेगा। तो ये दो कंसेप्ट हैं, याद रखना है, कब अधिक चढ़ेगा। ठीक है, चढ़ेगा
मतलब कहने का कि ये मान लो पाइप है और इसमें पानी चढ़ रहा है, तो पानी अलग है, पाइप अलग है, दो अलग अलग अणुओं के मध्य, दो अलग अलग अणु हैं पानी और पाइप, तो उनके मध्य लगने वाला जो बल है, फोर्स है, आकर्षण बल है, वही क्या है, असंजक बल है। तो असंजक बल अधिक होना चाहिए, त्रिज्या कम होनी चाहिए, तो पानी बहुत अच्छे से चढ़ेगा, इसी को बोलेंगे केशिकत्व। ठीक, ये बेसिक कंसेप्ट है। लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा, या तो क्वेश्चन आ जाएगा केशिकत्व है क्या किसी द्रव में, या सॉरी किसी केश नली में पानी का चढ़ना उतरना, यही केशिकत्व है। पहली चीज, केशिकत्व किस पर निर्भर करता है, तो ये इस पर निर्भर करता है। दूसरी चीज, इसके एग्जाम्पल बताओ। सबसे ज्यादा एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं, आपको सबसे ज्यादा एग्जाम्पल से क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं कि पौधों के जड़ों से जाइलम ऊतक द्वारा जल को ऊपर चढ़ाना। पौधों में क्या होता है, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम, ये ऊतक होते हैं, आपने पढ़े होंगे बायोलॉजी में। तो पौधों के जड़ों में जाइलम जो ऊतक होता है, इसी के कारण जल ऊपर चढ़ता है। अब फ्लोएम से क्या होता है, खाद्य पदार्थ मिलते हैं उसको। ठीक है, तो ये देख लेना, और जाइलम के बारे में हम लोग बायोलॉजी वाले पार्ट में अच्छे से देखेंगे। वर्षा के बाद खेतों की जुताई करना, जिससे क्या मैंने लिखा, वर्षा के बाद खेतों की जुताई करना जिससे मिट्टी की केस नली टूट जाए, जिससे मिट्टी की केस नली टूट जाए और नमी बनी रहे, नमी बनी रहे। कैसे, मतलब क्या होता है, होता यह है कि मान लो ये कोई खेत है, इस प्रकार से कोई खेत है, ठीक है ना, मिट्टी के ऊपर कोई समस्या नहीं, ये खेत है। अब इस खेत में हो क्या रहा है कि पतली पतली केस नलियां बन गई हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से जी। ठीक है, अब हुई है बारिश, और जब बारिश हुई है तो अंदर पानी इकट्ठा हो गया है, क्यों, क्योंकि केस नली बन गई है, केचुए वगैरह होते हैं केस नली बनाते हैं। ठीक है, ये पानी इकट्ठा हो गया है। अब ये केस नली बनी है तो जाहिर सी बात है केस नली पतली होंगी, अब ऐसा तो है नहीं, मिट्टी की होंगी तो काफी चौड़ी चौड़ी बन गई, पतली पतली बनेंगी, त्रिज्या कम होगी, त्रिज्या कम होगी तो पानी अधिक चढ़ेगा, तो पानी अधिक चढ़ेगा तो ऊपर बह जाएगा, पानी निकल जाएगा। इसी वजह से जुताई की जाती है, जिससे ये क्या होता है, जिससे केस नलियाँ क्या होती है, टूट जाती हैं, ये सब, ये पूरी केस नलियाँ टूट जाती हैं। और जब टूट जाएंगे केस नलियाँ तो अंदर का पानी बाहर कैसे निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा, पानी अंदर ही रहेगा, तो नमी क्या होगी, नमी बनी रहेगी और खेती अच्छी होगी। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट होता है इसका। ठीक, समझ गए, तो इसको ध्यान रखना। तो आगे चलते हैं। तो यहां पे हम लोगों ने दो एग्जाम्पल देखे, तीसरा देखें, तीसरा, लालटेन में तेल का चढ़ना। पहले के ज़माने की जो लालटेन होती थी उस पर जब तेल डालते थे तो लालटेन की जो बत्ती होती थी ना उस पर तेल चढ़ जाता था पूरा, किस कारण से, केशिकत्व के कारण से। ठीक है, कपड़ों में नील करना, जो वाइट कपड़े होते थे उस पर नील करते थे, क्यों, क्योंकि नील चढ़ जाए, तो कैसे चढ़ेगी, केशिकत्व के कारण। ठीक है, और जो चादर है, चादर पर पानी की बूंद का फैलना, आप चादर पे एक बूंद पानी डाल दो तो वो फैल जाएगा, पानी पूरा सोख लेगा, चादर फैल जाएगा, है ना, ये किस कारण से, ये भी केशिकत्व के कारण से। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स आपसे बार बार पूछे जाते हैं कि केशिकत्व का क्या एग्जाम्पल है। ठीक, इतना ही बताना है, इससे ज़्यादा आपको बुक में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ससंजक बल असंजक बल देख लिया, हम लोगों ने पृष्ठ तनाव देख लिया, हम लोगों ने केशिकत्व देख लिया। आगे चलते हैं और आगे देखेंगे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट घर्षण।
घर्षण को क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन। व्हाट इज द फ्रिक्शन? घर्षण क्या है? और घर्षण में कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि घर्षण ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें, तो समझ लेना आज अच्छे से। अब घर्षण है क्या, तो इसके बारे में एक पॉइंट पहले लिखें, फिर उसके बाद समझेंगे। तो ध्यान देना है कि घर्षण एक बल है, एक प्रकार का बल है जो दो संपर्क पृष्ठ के बीच उत्पन्न होता है, मतलब आप कोई व्यक्ति हो, आप चल रहे हो रोड पर, तो आपके और रोड के बीच भैया आप एक संपर्क हो गए और रोड एक संपर्क हो गया, तो दो संपर्क हो गए, तो इनके बीच जो उत्पन्न हो रहा है बल, मतलब आपके और रोड के बीच में जो बल उत्पन्न हो रहा है वही क्या है? घर्षण बल है। ठीक है, अब समझते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट। घर्षण बल का जो मान है ना, अब यहां से थोड़ा कंफ्यूजन होती है कि घर्षण बल का मान, ये जो एरिया है जो हम चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, तो ये रोड है, तो इसके क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, जबकि ऐसा है नहीं। घर्षण बल का मान जो है सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। तो किस पर निर्भर करता है? ये प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है, और हमें कुछ समझ में नहीं आया है। ठीक है, समझो। अगर पृष्ठ जो है, अगर पृष्ठ चिकनी है, समझिएगा, पृष्ठ अगर चिकनी है तो घर्षण का मान जो है कम होगा। मेरी बात समझे? अगर पृष्ठ जो है चिकनी है तो घर्षण का मान होगा कम होगा। अगर खुरदरी है, अगर पृष्ठ खुरदरी है तो घर्षण का मान अधिक होगा। समझ में नहीं आया? बिल्कुल समझो। आप जो है रोड पे चल रहे हो, अब देखो रोड कई तरह की हैं। मान लो आप चल रहे हो, जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, ब्लॉक्स होते हैं ना रोड में, ऐसे ऐसे ब्लॉक्स बने होते हैं। ठीक, एक रोड है जो बिल्कुल डामर की रोड है, तो इस पे ऐसे हल्का हल्का डामर लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डामर वाली रोड है। एक रोड है, मान लो रोड के आपके घर की छत है जिस पर टाइल्स लगी हुई है। क्या लगी हुई है? टाइल्स लगी हुई है। अब आप खुद ही बताओ, आप बहुत अच्छे से किस पे चल पाओगे? ब्लॉक्स पे, डामर पे या टाइल्स पे? अगर आप टाइल्स पे चलोगे तो इन फ्यूचर फिसलने का खतरा ज़्यादा है, फिसलने का खतरा ज़्यादा है, और देखा भी जाता है कि टाइल से फिसल के घुटने टूट गए वगैरह वगैरह। डामर वाली रोड पे आप बहुत अच्छे से चल लोगे, चाहे बारिश हो जाए चाहे कुछ हो जाए, फिसलोगे नहीं। अब ब्लॉक्स पे भी ठीक ठाक तरीके से चल रहोगे, कोई समस्या नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि टाइल्स पे फिसलने का खतरा क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ये चिकनी है, एकदम चमचमाती हुई चिकनी टाइल्स है, और चिकनी पृष्ठ है तो घर्षण का मान कम है। तो इसका मतलब हुआ कि हम अगर चल रहे हैं तो हमें घर्षण अगर कम है तो फिसल जाएंगे। इस पे क्या है? घर्षण ज़्यादा है, घर्षण ज़्यादा है, मतलब ये खुरदुरा है ना, तो खुरदुरा है तो घर्षण ज़्यादा है, घर्षण का मान ज़्यादा है। तो इसका मतलब है हम वहीं चल पाएंगे जहां पर घर्षण ठीक ठाक होगा। ठीक, अब यहां पे एक और एग्जांपल लेते हैं, समझना। एक रोड ये है, एक रोड ये है, एक रोड ये है। इन रोडों में अंतर क्या है? इन रोडों में अंतर ये है कि ये क्या है, ये एकदम खुरदुरी रोड है, हल्की हल्की, इस प्रकार से डामर वाली रोड है, डामर वाली। ये क्या है? ये टाइल्स लगी हुई है, टाइल्स।
एकदम चिकनी टाइल्स। ये क्या है? तो इस पर बहुत सारे कंकड़ पत्थर हैं, ये रोड पे बहुत सारे कंकड़ पत्थर हैं, रोड अच्छी नहीं है ये, मतलब ठीक है। आप जब चल रहे हो तो डामर वाले पे बहुत अच्छे तरीके से चलोगे, डामर वाले पे बहुत अच्छे से चलोगे, क्यों? क्योंकि खुरदुरी है। ये रोड कैसी है? खुरदुरी है, खुरदुरी रोड है। अब खुरदुरी रोड है, इसका मतलब है कि जो घर्षण है, देखो मैंने क्या लिखवाया, तो खुरदुरी रोड है, घर्षण का मान अधिक है। इसका मतलब है घर्षण क्या है यहां पर? अधिक है। अधिक का मतलब ठीक ठाक है, ठीक है ना, ठीक ठाक यहां पे घर्षण है। तो चलने में क्या होगी? आसानी होगी, आसानी से चलेंगे हम। टाइल्स, टाइल्स में आ जाओ। टाइल्स क्या है? चिकनी है, इसका पृष्ठ एकदम चिकना पृष्ठ है। इसका पृष्ठ क्या है? एकदम चिकना पृष्ठ है, चिकनी। तो घर्षण क्या होगा? जब चिकनी है तो घर्षण बहुत नीचे होगा, कम होगा। तो क्या हम चल पाएंगे? फिसलेंगे, यहां पर क्या होंगे? फिसलेंगे, ठीक है। अब ये आ गया कंकड़ पत्थर, कंकड़ पत्थर आ गया, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि बहुत खुरदुरा है। ये तो कहें बहुत खुरदुरा है, खुरदुरा। जब बहुत खुरदुरा है तो जब खुरदुरा पे घर्षण ज्यादा था तो बहुत खुरदुरा है तो घर्षण बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। और यहां पे हम आसानी से नहीं चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। अब यहां समझना है, इसका मतलब हुआ कि हमको चलने के लिए बहुत ज्यादा घर्षण भी नहीं चाहिए। भाई इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमें चलने के लिए बहुत ज्यादा घर्षण भी नहीं चाहिए और बहुत कम घर्षण भी नहीं चाहिए, मतलब एक बीच का होना चाहिए। समझ रहे हो? एग्जाम्पल पूछा जाता है कि हम बर्फ की सिल्ली पर क्यों नहीं चल पाते? क्योंकि बर्फ की सिल्ली बहुत चिकनी है, घर्षण बहुत कम है उसमें। समझ रहे हो? घर्षण बहुत कम है। हम रोड पे आसानी से चल लेते हैं, क्यों? क्योंकि घर्षण ठीक ठाक है। हम अगर कोई ऐसी रोड आ गई जहां पे बड़े बड़े पत्थर हैं, गड्ढे बने हुए हैं, वहां नहीं चल पाएंगे, क्यों? क्योंकि घर्षण वहां बहुत ही ज्यादा है, कुछ ज्यादा ही घर्षण हो गया है, तो हम चल ही नहीं पाएंगे वहां सही से। समझ रहे हो? तो चलने के लिए हमें पर्याप्त घर्षण चाहिए। तो यहीं पर नोट करके मैं लिख दूंगा, चलने के लिए पर्याप्त घर्षण की आवश्यकता होती है। पर्याप्त का मतलब है कि लिमिट में, ठीक है ना, ज्यादा हाई अति भी ना हो जाए और न्यून भी ना हो जाए। एक पर्याप्त घर्षण अगर मिलेगा तो हम बहुत अच्छे तरीके से चल पाएंगे। क्लियर? तो यहीं पर एक एग्जाम्पल भी ले लेंगे कि हम बर्फ, ऐसे लिखते हैं, बर्फ की सिल्ली पर चलना कठिन है क्योंकि पृष्ठ चिकनी है, जिससे घर्षण कम होता है, घर्षण कम होता है। ठीक है, मान लो ये बर्फ है, तो बर्फ की पृष्ठ क्या होती है? एकदम चिकनी होती है, तो फिसल जाओगे, चल ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि चिकनी है। क्यों? क्योंकि घर्षण कम होता है। तो घर्षण में चलने के लिए हमें ठीक ठाक घर्षण चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए, बहुत कम भी नहीं चाहिए, बीच का चाहिए हमें घर्षण, तब हम चल पाएंगे। ठीक, अगर इसी बर्फ को खुरदुरा कर दो, अगर इसी बर्फ को खुरदुरा कर दो, तो अब चिकनी पृष्ठ खत्म। अब पृष्ठ कैसी होगी? खुरदुरी हो गई। इसी बर्फ पे आप आसानी से चल लोगे। अगर पृष्ठ खुरदुरी हो गई है तो इसी बर्फ पे आप आसानी से चल लोगे। क्यों? क्योंकि घर्षण अब बढ़ गया, कम था पहले, अब बढ़ गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बेसिक कंसेप्ट है, एक दो बार पढ़ लोगे आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलें। अब ये बताओ कि घर्षण के प्रकार कितने हैं? तो ध्यान देना है, घर्षण तीन प्रकार का है। एक होता है स्थैतिक, स्थैतिक घर्षण, जिसको स्टैटिक बोलते हैं। ठीक है, एक होता है सर्पी घर्षण, जिसको स्लाइडिंग बोलते हैं, और एक होता है
लोटनिक, लोटनिक घर्षण, जिसको रोलिंग बोलते हैं। अब ये सब है क्या, तो इसमें कुछ नहीं याद करना, केवल याद रखना है कि स्थैतिक घर्षण में चलना कठिन होता है, क्योंकि यहां पर जो घर्षण होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा ही उबड़ खाबड़ वाली ज़मीन है यहाँ पे, ठीक है। लोटनिक क्या होता है? लोटनिक आपको पता है कि अगर कोई गोलाकार वस्तु है, इसको एक लुढ़का दें, ऐसे याद रखो, लुढ़का दें तो ये बहुत अच्छे से चलेगी। क्यों? क्योंकि घर्षण यहाँ पे कम है, घर्षण यहाँ पे कम है, क्योंकि ये पृष्ठ क्या है, गोलाकार, चिकनी है। सर्पी क्या होता है? घर्षण बीच का होता है, पर्याप्त घर्षण होता है, जैसे हम आसानी से चल रहे सांप के तरीके, ऐसे याद रखो, मतलब आराम से रेंगते हुए, ऐसे 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 आराम से चल रहा है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो कोई आदमी रोड पे चल रहा है, बस ये 3 प्रकार के घर्षण है, तो ये तीनों को थोड़ा ध्यान रखना है। अब आगे जहां से प्रश्न बनते हैं, प्रश्न केवल और केवल एग्जाम्पल से ही ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि ये आपका बेसिक कंसेप्ट है, और जो क्वेश्चंस बनते हैं वो एग्जाम्पल, उदाहरण से बनते हैं, एग्जाम्पल से बनते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, देखिए। टायरों में विशेष खांचे बने होते हैं, जिससे पर्याप्त घर्षण मिले। अब पर्याप्त मिले तो बढ़िया से चले। अब बाइक में सुना होगा कि टायर घिस गया है, फिसलन ज़्यादा हो जाएगी, लोग कहते हैं ना कि टायर घिस गया है तो स्लिप हो जाएगी गाड़ी। क्यों स्लिप हो जाएगी? क्योंकि टायर घिस गया, इसका मतलब पृष्ठ चिकनी हो गई, चिकनी हो गई तो घर्षण बहुत कम लगेगा, और घर्षण कम लगेगा तो फिसल जाओगे। इसी वजह से टायरों में भी खांचे बनाए जाते हैं, ताकि खुरदरापन आ जाए और घर्षण हमें ठीक ठाक मिले, ठीक। वही जो मैंने एक लिखवाया था वो भी लिख लो। बर्फ पर चलना कठिन है। क्यों? क्योंकि घर्षण कम है, घर्षण कम है। घर्षण के कारण मशीनरी खराब हो जाती है। घर्षण के कारण क्या होता है? मशीनरी खराब हो जाती है। कैसे भाई? अगर हमें मशीन चलानी है, मान लो ये कोई ऐसे लगी हुई है, इस पे इसे गियर बॉक्स है, ठीक है ना, या बैरिंग लगी है, तो इसको चलने के लिए क्या है कि भाई ये तो तुरंत ऐसा होना चाहिए कि रोलिंग होता रहे, एकदम चिकना रहे, एकदम चिकना रहे। इसका मतलब घर्षण यहाँ पर बहुत कम रहे, बहुत कम रहे। और जब बहुत कम रहेगा तभी ये मशीन चल पाएगी, घूम पाएगी। क्या समझे? तो जब चिकनी पृष्ठ होगी, घर्षण बहुत कम होगा, तभी मशीन अच्छे से घूम पाएगी। और तेजी से घुमाने के लिए, घर्षण और कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है? ग्रीस मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? ग्रीस मिलाया जाता है, स्नेहक मिलाया जाता है, स्नेहक। क्यों? क्योंकि बहुत ही तेजी के साथ मशीन घूमे, घर्षण बढ़े नहीं। और जहां घर्षण बढ़ गया तो मशीन वहीं खराब हो जाएगी। मेरी बात समझ गए? आप कोई भी अगर बैरिंग लो, अगर आप जानते हो बैरिंग, तो बैरिंग लीजिए, वो तुरंत घूमेगी। हल्का सा आप टच करोगे, घूमने लगेगी। क्यों? क्योंकि घर्षण बहुत कम है, और मशीनरी के लिए घर्षण बहुत कम की आवश्यकता पड़ती है, और घर्षण हल्का सा भी अगर बढ़ गया तो मशीनरी क्या होती है? खराब हो जाती है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो मुझे लगता है आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। हम लोगों ने आज ठीक ठाक तरीके से चीज़ों को समझा है और कवर कर लिया, ठीक है। एक बार साइंस ख़त्म हो जाए, उसके बाद क्या होगा, हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चंस की, कवर हो जाएगी, ठीक है। तो आज यहीं पर इसका हम एंड करेंगे, अगले टर्न पर इसी के आगे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैंने फिर बताया 10 से 12 क्लास में पूरी फिजिक्स खत्म हो जाएगी, ठीक। तो आई होप वीडियो को पसंद आया हो, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। और अपनी नोट्स, जो आपने नोट्स बनाई थी पहले, जो आप बुक पढ़ रहे थे, जो आप घटना चक्र पढ़ रहे थे, या कुछ भी आप पढ़ रहे थे, उसको जरूर पढ़ते रहना, ठीक है ना। उसको भी पढ़ते रहना है, वीडियो भी देखते रहना है। आराम से प्रीलिम्स हो जाएगा, प्रीलिम्स और मेंस ये दोनों के लिए है, ठीक है। और बाकी
जो लेटर राइटिंग है, अगर आपको मेंस में अभी से थोड़ा तैयारी करनी है तो आप लेटर राइटिंग पे ध्यान दे दीजिए। लेटर राइटिंग, ठीक है ना, 9-10 लेटर हैं, इनको एक बार कवर कर लो, कॉपी में लिख लो। इसके प्रारूप हो गए, उदाहरण हो गए, डिफरेंस जो पूछा जाता है वो हो गए, एक बार लिख लोगे वो बाद में काम आ जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।